तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो बच्चों आज हम बात करेंगे एक दूसरे टॉपिक की, एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों आप सब जानते हो कि प्रत्येक जीव जो होता है वो कोशिका से बना होता है। अर्थात प्रत्येक जीव की जो काय होती है वो कोशिका से मिलकर बनी होती है, चाहे जीव एक कोशिकी हो या बहुकोशिकी हो। तो कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहलाती है। ठीक है, क्लियर? तो माना कि ये मेरे पास एक कोशिका है, इस कोशिका में जो बाहर जो आवरण होता है इसे बोलते हैं कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली आवरण, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ जो मेटल होता है, अंदर भरा होता है पूरा, वो होता है जीव द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य को दो भागों में बांटते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। क्लियर है? तो हमारे पास जितने भी यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, जिनमें सूक्ष्म केंद्रक मिलता है, ये भी कैसी है? यूकैरियोटिक सेल्स है, क्योंकि इसमें क्या है? सूक्ष्म केंद्रक मिल रहा है। तो जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात केंद्रक पाया जाता है। और उस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूँ, मेसोकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में गुणसूत्र नहीं होते। हम बात कर रहे हैं किसकी? यूकैरियोटिक सेल्स की। तो हमारे पास गुणसूत्र बनाए जाते हैं केंद्रक में, और ये गुणसूत्र किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर? जैसा आपने 9th-10th में पढ़ा होगा न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में, मैं वो समझा रहा हूँ। ये किसके बने होते हैं बच्चों? न्यूक्लियोप्रोटीन के। तो क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं, किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और न्यूक्लियोप्रोटीन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। तो ये देखो, ये रहा पहला पार्ट, तो न्यूक्लिक एसिड Na और दूसरा था प्रोटीन। क्लियर? दो भागों से मिलकर बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड की, कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप जानते हो, जो आपने पढ़ा है, लेकिन मैं थोड़ा उसमें डिटेल बता रहा हूँ आप लोगों को। न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसकी खोज सबसे पहले एफ मिशर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? एफ मिशर वैज्ञानिक ने की थी। और उन्होंने इसकी खोज मवाद कोशिका पस सेल के अंतर्गत की थी। तो पस सेल की कोशिकाओं के केंद्रक में न्यूक्लिक एसिड की खोज की गई। और किसने की थी? वो की थी यहाँ पर एफ मिशर ने की थी। क्लियर है? उसके बाद इन्होंने खोज करने के बाद न्यूक्लिक एसिड के जो मटेरियल था, जो खोजा था, उसका नाम दे दिया इन्होंने। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन, NUCLEIN, ये रहा, न्यूक्लिन नाम दिया था। तो ये क्वेश्चन आपके मेडिकल में आता है कि न्यूक्लिक नाम किसके द्वारा दिया गया? न्यूक्लिन नाम किसके द्वारा दिया गया? तो आंसर आएगा एफ मिशर द्वारा दिया गया। फ्रेडरिक मिशर, पूरा नाम फ्रेडरिक मिशर होता है, के द्वारा दिया गया। फिर हम वर्तमान जो यूज लेते हैं नाम न्यूक्लिक एसिड, ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था बच्चों अल्टमान ने, वैज्ञानिक थे अल्टमान। इन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिक एसिड। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? आएगा आंसर अल्टमान ने। क्लियर? दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा कि न्यूक्लिक एसिड के जो घटक होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, इनकी खोज किसने की? तो पहला हम बात करते हैं, यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे कोशेल, जिन्होंने नाइट्रोजन क्षार प्यूरिन और पिरिमिडिन की खोज की थी। किसी खोज की थी? प्यूरिन और पिरिमिडिन की खोज की थी। और दूसरे जो थे नए साइंटिस्ट थे, जिन्होंने पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की खोज की थी। क्लियर है? नाइट्रोजन बेस की खोज की थी कोशेल ने, और पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप की खोज किसने की थी? वो की थी लेवेनिया ने की थी। क्लियर है? तो ये हमारे पास इनकी खोज के बारे में कुछ जानकारी है। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और कैसे होता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि क्रोमोसोम बने होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, गुणसूत्र होते हैं जो,
उनमें दो भाग होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के दो भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा होता है आपका प्रोटीन। तो पहले हम बात करते हैं Na, न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं। न्यूक्लिक एसिड को 3 घटकों में बांटा गया है। ये क्या है, इसके घटक है, कंपोनेंट है, 3 घटकों में बांटा गया है। आप लोगों ने जो पढ़ा है, आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, आप लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। नाम सुना है आपने, DNA और RNA। DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। पढ़ा है। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी है बच्चों, वो ये कि प्रत्येक जीव के अंदर अनुवांशिक पदार्थ के रूप में DNA पाया जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या है, DNA है। अपने पास नीम का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पेड़ है, इनमें क्या है, सब में DNA है। तो इस पृथ्वी पर अधिकांश जीव में DNA जो होता है वो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे जंतु और पादप भी होते हैं जिनमें RNA आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। ऐसे कौन से आते हैं, ऐसे होते हैं वायरस। कौन से होते हैं, वायरस। वायरस वो होते हैं जिनमें RNA या DNA में से कोई सा एक अनुवांशिक पदार्थ ही पाया जाता है, दोनों नहीं मिलते। हमारे बड़े दोनों मिलते हैं, मेरी सेल में, आपकी सेल में, दोनों मिलेंगे। एक कोशिका में DNA भी है, एक कोशिका में RNA भी है। लेकिन वायरस के अंदर DNA या RNA में से कोई सा एक ही मिलेगा। ऐसा माना जाता है सामान्यतः कि जंतु वायरस में DNA होता है और पादप वायरस में RNA होता है। अपवाद है, पर सामान्यतः मानते हैं कि जंतु वायरस में DNA होता है और पादप वायरस में RNA पाया जाता है। तो ये RNA DNA क्या है, ये है न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार। लेकिन मैं जो समझा रहा हूं आपको क्या है, न्यूक्लिक अम्ल के घटक। किसके, न्यूक्लिक अम्ल कैसे बनता है, उसमें क्या क्या होता है, वो बता रहा हूँ, घटक होते हैं। तो हमारे पास या 3 घटक हैं। पहला घटक होता है नाइट्रोजन बेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं नाइट्रोजन क्षार। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन क्षार कहते हैं। और संरचना के आधार पर ये क्षार 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। तो पहला हम बात करें क्या होता है, प्यूरिन होता है बच्चों। क्या होता है, प्यूरिन, जिसको PU से शो करते हैं। और दूसरा होता है PY, इसे हम बोलते हैं पायरिमिडीन या पिरिमिडीन कहा जाता है। क्लियर। प्यूरिन जो होते हैं इनमें 2 रिंग संरचना पाई जाती है, 2 रिंग। ये ध्यान रखना हमेशा, प्यूरिन जो होते हैं वो 2 रिंग संरचना होते हैं। इसमें देखो 2 रिंग है, एक रिंग तो ये रिंग और एक रिंग ये है। तो प्यूरिन सदैव 2 रिंग वाले होते हैं और ये 2 ही होते हैं। प्यूरिन कितने होते हैं, ओनली 2 ही होते हैं न्यूक्लिक एसिड के अंदर। हम बात करें, पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन, ये संरचना दिख रही है आपको, ये एडेनिन की है और ये संरचना आपके ग्वानिन की है। तो 2 ही हुए हमारे पास, पहला एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। क्लियर। अब ये नाम भी आपने सुने हैं, आपने पढ़ा है DNA में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं, पढ़ा है आपने। तो हम पढ़ते क्या है, ATGC पढ़ते ना। A मतलब एडेनिन, T मतलब थायमिन, G मतलब ग्वानिन, C मतलब साइटोसिन। तो ये 4 नाइट्रोजन क्षार मिलते हैं। ऐसे RNA की बात करें तो RNA में कौन से मिलते हैं, AUGC, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। तो हमारे पास DNA पढ़े हम और RNA पढ़े हैं, दोनों में 2 तो होते हैं प्यूरिन और 2 होते हैं पिरिमिडीन। ठीक है, सिर्फ अंतर ये होता है कि DNA में थायमिन होता है और RNA में यूरेसिल होता है, इसलिए हम यहाँ 5 पढ़ेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया एडेनिन और ये हो गया ग्वानिन। दोनों ही कैसे होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर है, दोनों ही क्या हो गए, प्यूरिन। अब आते हैं पिरिमिडीन पे। पिरिमिडीन में जो होता है उसमें केवल एक ही रिंग पाई जाती है। कितनी रिंग पाई जाती है, ओनली एक रिंग पाई जाती है। देखो ये रिंग, केवल एक रिंग आती है। तो पिरिमिडीन जो होते हैं वो सदैव एक रिंग वाले होते हैं। क्लियर। और ये 3 भागों में बांटा हुआ है, पहला साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल और तीसरा थायमिन। पहला कौन सा है, साइटोसिन, दूसरा यूरेसिल, तीसरा थायमिन। तो इन्हें शो भी करते हैं C, U और T से।
ये संरचना दिख रही है आपको, ये साइटोसिन की है, सी लिखा है मैंने। ये दिख रही है आपको, ये यूरेसिल की है, यू लिखा है। और ये आरएनए मिलता है, किसे मिलता है? आरएनए मिलता है। ये दिख रहा है आपको, थायमीन है। थायमीन का नेम होता है 5-मिथाइल यूरेसिल, क्योंकि इसकी संरचना यूरेसिल के समान होती है, केवल 5वें कार्बन पे CH3 जुड़ जाता है, तो इसमें हम बोलते हैं 5-मिथाइल यूरेसिल कहते हैं। ये देखो यहाँ पे रहा, तो इसका एक नाम और है। और ये क्या मिलता है? DNA में। तो एक क्वेश्चन आता है मेडिकल में, जो आपकी NCERT बुक में भी है, कि थायमीन को निम्न नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आएगा 5-मिथाइल यूरेसिल। या क्वेश्चन ऐसे पूछा गया मेडिकल एग्जाम में कि 5-मिथाइल यूरेसिल किसका नाम है, तो क्या आएगा? थायमीन का नाम है। क्लियर? या 5-मिथाइल यूरेसिल पाया जाता है DNA में, RNA में, DNA RNA दोनों में, या कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन लेकर पूछ सकते हैं आपसे। तो क्या आएगा? DNA में, क्यों DNA थायमीन का नाम क्या है? 5-मिथाइल यूरेसिल, परंतु है क्या वो? थायमीन है, और DNA में होता है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के पिरिमिडीन हो गए। अब बच गए हमारे पास, देखो यहाँ पे A, G और C। ये तीनों जो होते हैं A, G, C, ये दोनों मिलते हैं, DNA में मिलते हैं और RNA मिलते हैं, केवल अंतर इन दोनों में से होता है। ये दो जो होते हैं, इनमें से कोई एक मिलता है RNA में और एक मिलता है DNA में। RNA मिलता है यूरेसिल और DNA मिलता है थायमीन। क्लियर? बात समझ आ गई यहाँ तक? इसका दूसरा जो घटक होता है न्यूक्लिक एसिड का, वो होता है पेंटोज शुगर। पेंटोज मतलब 5, शुगर मतलब शर्करा, 5 कार्बन वाली शर्करा, वो रहती है पेंटोज शुगर। और इस पेंटोज शुगर में ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर यह शुगर भी 2 भागों में बांटी जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर और राइबोज शुगर। शॉर्ट में बोलते हैं DORS, इसे बोलते हैं हम लोग RS से प्रदर्शित कर देते हैं। DORS का एम्पिरिकल फार्मूला होता है, वो होता है बेटा जी 5C5H10O4। कितना होता है? C5H10O4। और राइबोज शुगर जो होता है, उसका मूलानुपाती सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला होता है, मूलानुपाती सूत्र जो होता है वो होता है C5H10O5। तो आपको इस फार्मूले में कुछ अंतर आ रहा है नज़र? बिल्कुल आ रहा है। इसमें 4 है, इसमें O5 है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन संख्या समान नहीं है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन संख्या क्या है? समान है। इसलिए यहाँ पर इनका नाम अलग है। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, डीऑक्सी ऑक्सीजन को निकाल दिया गया। राइबोज शुगर, तो राइबोज शुगर में से एक शुगर बाहर निकाल देते, क्या बन जाएगा वो? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका डायग्राम देखें हम लोग, इसकी जो संरचना है डीऑक्सी राइबोज शुगर की, वो शुरू होती है बच्चों यहाँ से, ये दिख रही है आपको 5 वाली। इसमें कार्बन नंबर 1 ये है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5 है। दिख गया आप बच्चों? तो यहाँ पर हम बात करें इस कार्बन नंबर 2 पे, देखो आप गौर करो, यहाँ पर H और H है, अर्थात कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन नहीं है। अब इसी संरचना को हम देखते हैं, यहाँ पर ये राइबोज शुगर है, इसमें देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर, 5 नंबर सेम है, परंतु 2 पर देखो यहाँ पे क्या है? OH है, और यहाँ पे क्या है? H है। अंतर नज़र आ गया आपको? यहाँ पे क्या है? H, यहाँ पे क्या है? OH। तो वहाँ पर क्या होगा? एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। क्लियर? समझ में आ गया? तो डीऑक्सी राइबोज में एक ऑक्सीजन कम है, राइबोज में एक ऑक्सीजन ज़्यादा है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिंपल सा, कि DNA की तुलना में RNA अधिक सक्रिय क्यों होता है? DNA की तुलना में RNA अधिक सक्रिय क्यों होता है? क्योंकि DNA में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि RNA में राइबोज शुगर पाई जाती है। इसलिए RNA में एक ऑक्सीजन अधिक होती है, इस कारण ये अधिक क्रियाशील होता है, जबकि DNA क्रियाशील कम होता है या नहीं के बराबर होता है, स्थायी होता है। ठीक है? अब आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि DNA का नाम DNA क्यों पड़ा और RNA का नाम RNA क्यों पड़ा? अपन बोल तो देते हैं DNA और RNA, पर DNA का नाम DNA क्यों पड़ा, RNA का नाम RNA क्यों पड़ा?
आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब जिसके अंदर ये शुगर पाई जाएगी डीऑक्सीराइबो शुगर, वो डीएनए है, और जिसमें ये पाई जाएगी वो क्या है? आरएनए। क्लियर है? डीऑक्सी मिलने वाला डीएनए और राइबोज मिलने वाला आरएनए। तो डी से याद रखो डीएनए, आर से मतलब आरएनए, ऐसे याद रखते हो। फिर हम बात करते हैं आगे तीसरे समूह पे, वो होता है फॉस्फेट समूह। नाइट्रोजन जो है अपनी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड घटक बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक अम्ल का जो तीसरा घटक है वो कौन सा होता है? फॉस्फेट ग्रुप होता है। H3PO4 से शो करते हैं इसको हम। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड के 3 मुख्य घटक होते हैं बच्चों। पहला नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोस शुगर और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन क्षार 2 भागों में बटा होता है। पहला होता है आपका प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन। पेंटोस शुगर 2 भागों में बटी होती है, डीऑक्सीराइबो शुगर और राइबो शुगर। क्लियर है? और फॉस्फेट ग्रुप जो दोनों में मिलता है। अब हम बात करते हैं आगे सेकंड पार्ट पे, जिसका नाम था प्रोटीन। ये रहा। तो प्रोटीन की बात करें, ये देखो बेटा प्रोटीन है। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या था? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन किससे बना था? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। जो प्रोटीन होता है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नाम है बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन होता है, नाम है ये हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक और मेसोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है? और नॉन हिस्टोन जो होता है वो तीनों मिलता है, प्रोकैरियोटिक में भी, मेसोकैरियोटिक में भी और यूकैरियोटिक में, तीनों मिलता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला H1, दूसरा H2A, तीसरा H2B, चौथा H3 और पांचवा H4। ये 5 भाग होते हैं। तो क्रोमोसोम जो होता है उसमें डीएनए का जो कुंडलन करने के लिए काम आता है, उसके लिए हिस्टोन प्रोटीन होता है। अर्थात क्रोमोसोम के निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन मुख्य रूप से काम आता है, जो डीएनए जो होता है उसकी कोलिंग करने का काम करता है, कुंडलन करने का काम करता है, जिससे डीएनए बनता है हमारे पास, डीएनए से क्रोमोसोम बनता है। तो ये हमारे पास 5 प्रोटीन होते हैं, जिसमें से ये H1 जो होता है इसे हम लोग सिलिंग प्रोटीन कहते हैं।